Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Imran. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में ऐसे राइटिंग की बात की जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कुछ जनरल गाइडलाइंस। ऐसे राइटिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट्स लेते हैं, कौन कौन से कंपैरेटिव इम्तिहान हैं जहाँ पे ऐसे राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और स्पेशली मैंने आप लोगों को FPSC और PPSC, क्योंकि इनका क्राइटेरिया इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि PPSC भी ऐसे राइटिंग ले रहा है, FPSC भी ऐसे राइटिंग ले रहा है, और इसके अलावा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, KP पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सारे इम्तिहान हो रहे हैं कि सब के लिए वैलिड है। आज की जो वीडियो है उसके ऊपर मैं इससे आगे बढ़ूँगा यहीं से, क्योंकि ऐसे राइटिंग डायरेक्टली नहीं होती है कि मैं आपको जनरल आउटलाइन सिखा दूं और स्ट्रक्चर सिखा दूं और कहूं कि आप लिख लो। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी की बेस पे चलेंगी और लॉजिकल चलेंगी और एक तरीक़ेकार से चलेंगी। आप लोगों की एक पूरी बुनियाद बना के मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। तो आज जो है कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स, इसमें मैं आप लोगों को आज फर्स्ट प्री रिक्विजिट पढ़ाऊँगा। वो क्या है कि एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, किससे? एस्पायरेंट से। कौन से एस्पायरेंट्स? तमाम जो मुकाबले के इम्तिहान हैं उनके एस्पायरेंट से किस तरह का ऐसे चाहता है, क्या क्वालिटीज़ चाहता है, एस्पायरेंट किस किस्म का माइंड लेके हैं, क्या पढ़ के हैं, रिसर्च हो या अनरिसर्च हो, एनालिटिकल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों से मांगता है। लेकिन एग्ज़ामिनर की ना एक अप्रोच है कि कुछ वो सोच के बैठा हुआ है, कुछ वो एक्सपेक्ट करके आप लोगों से बैठा हुआ है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उसको ये चीज़ें किस लिए चाहिए? क्योंकि जो राइटिंग है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उन तमाम इम्तिहान का जिसमें CSS, PMS और इसके अलावा साथ चलें तो PPSC और बाकी सारे जो पाकिस्तान में इम्तिहान हो रहे हैं उसमें ये ज़रूरी है। बाकायदा उसने सिलेबस में भी ये चीज़ें लिखी होती हैं। और अगर आप FPSC की वेबसाइट पे चाहें ना बच्चों, तो उस पे आप जो ना एग्ज़ामिनर की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, आप उसको निकाल के पढ़ भी सकते हैं कि असल में सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब भी देखते हैं ना, जैसे ही जॉब्स अनाउंस हुई, ऐसे राइटिंग का उसने पेपर कहा PPSC में जिस तरह है, तो बच्चे सबसे पहले एकेडमीज़ में चले जाते हैं, मेंटोर्स की तरफ चले जाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम की चले जाते हैं, ख़ुद रीडिंग करते हैं, किताबें ले लेते हैं, ठीक है, उसकी रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। 50 एसेज की बुक आ गई है जी, अब ये विनिंग एसेज की बुक आ गई है, और इसी तरह का जो है ना वो स्टफ़ ले लेते हैं। हालांकि सबसे पहले जो बुनियाद है ना, पहले वो तो देख लें कि असल में हमें करना क्या है। ये ऐसे राइटिंग ऐसे नहीं है कि 4 किताबें याद कर लें और 10-12 थीम याद कर लें तो पेपर हो गया, इस तरह नहीं आता। इसी वजह से CSS की जो तादाद है 100% जो है ना वो अपीयर नहीं हो सकती, और उसके बाद जो पासिंग रेशियो है वो 2 to 2.5% के आसपास जो है ना वो रहती है ऐसे राइटिंग में। अब आ जाओ कि एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, यहाँ पे आ जाओ। कोई भी बात मैं अपने से नहीं कहूँगा, ये सारी चीज़ें FPSC की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से रिसर्च पेपर निकाल के ये रिपोर्ट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। CSS इंग्लिश ऐसे गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऐसे एग्जामिनर्स। ये सिर्फ CSS का ऐसा नहीं है, क्योंकि PPSC के भी स्टार्ट हुए हैं तो ये PPSC पे भी एप्लीकेबल है। बाकी तमाम इम्तिहान चाहे वो नेशनली हैं या इंटरनेशनली हैं। राइटिंग an essay is a crucial component of CSS competitive examination syllabi for CSS competitive examination 2016 and onwards. In a scheme of CSS examination provides the following instruction in relating to essay paper. क्या? Candidates will be required to, यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। Write 1 or more essay in English, मतलब एक ऐसे राइटिंग लिखेंगे गिवन टॉपिक में से। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन, किसको चॉइस दी जाएगी, मतलब किस स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सेलेक्टेड टॉपिक। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग इज़ एग्जामिन्ड। कि जो भी टॉपिक लिखना है उस पर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा याद हो, रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, जो भी आप बात कहें उस पर वज़न हो और लॉजिकल हो, ठीक है, उसमें आर्टिकुलेशन हो, एक्सप्रेशन हो, टेक्निकल ट्रीटमेंट हो। ये तीनों टॉपिक्स हैं
ठीक है, अगर मैं कहूँ ना कि इसका कोई मतलब है, यहाँ पे पहला देखो, आर्टिकुलेशन इन एसे राइटिंग। आर्टिकुलेशन इन एसे राइटिंग रेफर्स टू द क्लियर एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है, कि आइडियाज़ क्या हों, थॉट्स क्या हों, एंड आर्गूमेंट्स इन कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। It involves organizing content logically, using appropriate language, and ensuring smooth transition between ideas. Key concept of articulation as writing include. अब ये बता रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए आर्टिकुलेशन के लिए, इस रिसर्च बेस्ड डेटा के लिए, यहाँ पे एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेजेंट आइडियाज़ इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंडेबल वे। आप लोगों को पता होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो एग्जामिनर को भी पता है, मुझे भी पता है, और किसी दूसरे पढ़ने वाले को पता है कि आइडिया क्या है, वो बिल्कुल क्लैरिटी है उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई फ्रैगमेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये बात नहीं है कि एक आधा सेंटेंस किसी और बात के लिए है और आधा किसी और के लिए है, इररेलेवेंट नहीं है, कोहेरेंट है। ये कोहेरेंस ये पूरे ऐसे में चलेगी जिसमें आप लोग जो है ना वो डिफरेंट डिस्कोर्स मार्कर इस्तेमाल करते हो, कंजंक्शन इस्तेमाल करते हो, कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हो, कंजंक्टिव मोड इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा और कनेक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ना है ना, तो एक ग्लू चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, फॉलो अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये मैं बताता हूँ। प्रिसीजन होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, टोन अच्छी होनी चाहिए, और आर्गूमेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उस ऐसे की, उस पैराग्राफ की आर्टिकुलेशन अच्छी है। ये सिर्फ ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर लिखना है, पाकिस्तान अफेयर लिखना है, पॉलिटिकल साइंस लिखना है, CSS PMS के तमाम सब्जेक्ट लिखने हैं, कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसको लिखना है क्वेश्चन की फॉर्मेट में, पैराग्राफ्स की फॉर्मेट में, या फिर ऐसे के डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में, ये सारी चीज़ें नेशनली और इंटरनेशनली चाहिए, ठीक है, जिसमें आप स्पेसिफिक एक्यूरेट लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे विदाउट एनी एम्बिग्विटी। चॉपी सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, स्ट्रिंजी सेंटेंस नहीं। ये जो मैं सारी बातें आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, अभी आप लोगों को मुश्किल लग रही हैं कि सर ये क्लैरिटी क्या है, ये कोहेरेंस क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है। ये आगे सारे के सारे टॉपिक्स हैं, 1 बाई 1 ये सारे के ऊपर एक एक लेक्चर होगा, आप लोगों को उसमें पता चलेगा। जिसे मैं अभी आप लोगों को थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ऐसे राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, किसी भी ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर है, वो उसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले होती है आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है, एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है, एक कवर होता है, जिस तरह कहते हो ना कि इंसान की शक्ल बनानी है, तो आपके जहन में फ़ौरन इस तरह करके इमेज आती है कि इस तरह करके हेड है, और साथ इस तरह करके उसकी जो है ना वो बाजू हैं, इस तरह करके उसका एब्डोमेन है और लेग्स हैं। आपके जहन में एक पिक्चर बनती है, फ़ौरन क्या होता है कि एक पिक्चर बन जाती है। अगर फ्लावर बनाना है तो आप लोगों को फ़ौरन जहन में आता है कि इस तरह करके पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, और इस तरह करके इसकी डंडी होती है, यहाँ पे ग्रीन पत्ती होती है, और नीचे इसका जो है ना वो स्टॉक लगा होता है, यहाँ पे ओवरी होती है, स्टिग्मा होता है, कैप्सूल होता है, सब कुछ होता है। इस तरह करके आपके जहन में एक स्केच बनता है। ऐसे राइटिंग का जो स्केच है ना, वो आउटलाइन है, उसका पता चलता है कि ऐसे राइटिंग है किस तरह, नज़र किस तरह से आता है। तो इस आउटलाइन में जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये सबसे रिक्वायर्ड चीज़ है इस राइटिंग में। उसके बाद होता है कि इंट्रोडक्शन के आगे होती है बॉडी। बॉडी में बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वे ऐसे की लेंथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद होता है कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर इसमें बॉडी पैराग्राफ्स लिखे, फिर इनको कंक्लूड कैसे करना है, ऐसे को कंक्लूड कैसे करना है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे निकल के आई। जिस तरह मैंने कहा ना कि इंसान का हेड होता है, हेड के बाद उसको क्या होती है, एब्डोमेन होता है, और एब्डोमेन के बाद उसकी क्या होती है, टेल होती है। अच्छा, हेड को, उसके बाद बॉडी, उसके बाद टेल, ये 3 चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले हेड होता है, फिर सारी बॉडी होती है, फिर टेल होती है। तो ऐसे राइटिंग में हेड को इंट्रोडक्शन कहा जाता है, बॉडी बॉडी ही रहती है, और टेल को कहा जाता है कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। ये बातें हो गई, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 बातें। बस ये ऐसे राइटिंग का सारी गेम इसी चीज़ के ऊपर है। अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं और बॉडी पैराग्राफ में गलती कर देते हैं, ऐसे राइटिंग अच्छा नहीं है। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखते, ख़राब कर देते हैं, और बॉडी पैराग्राफ कंक्लूजन कर लेते हैं, तो भी ऐसे राइटिंग अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप ये दोनों चीज़ें अच्छी लिखते हैं और कंक्लूड नहीं कर पाते, ठीक है, तो भी ऐसे राइटिंग फेल है। अप्रोच क्या है, बैलेंस, फ्लो, हर चीज़ करेक्ट हो,
सही हो, लॉजिकल हो, जो आप लिखें उसका एविडेंस हो। मतलब जो भी अगर आपने लिखा है ना, कोई बात लिखी है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज इज़ अ रिस्किंग फैक्टर फॉर इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग थ्रेट फॉर दिस इन्वायरमेंट। अब ये बात आप लोगों ने लिखी, एग्जामिनर कैसे माने कि ये बात 100% ठीक है? कैसे ये लॉजिकल है? कैसे आप इसको एविडेंस से प्रूव करेंगे? आर्गूमेंट कैसे आपका ठीक है? इसके लिए आपको एविडेंस चाहिए। ठीक हो गया? तो ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें आप लोगों को पता चल गया कि एग्जामिनर क्या चाहता है, रिसर्च डेटा चाहता है। सिंपल क्या है कि रिसर्च नॉलेज चाहिए, रिसर्च नॉलेज, वाइड स्कोप। समंदर जितना पढ़ेंगे तो दरिया जितना बचेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ऐसे का एक्सप्रेशन, अभी हमने एग्जामिनर की सिर्फ एक बात पढ़ी है कि उसका आर्टिकुलेशन होना चाहिए। आर्टिकुलेशन में 7 बातें, क्लैरिटी हो, कोहेरेंस हो, आर्गुमेंटेशन हो, स्ट्रक्चर हो, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, फिर इसका देखेंगे ट्रीटमेंट, फिर इसका फुल फ्लैज स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसके बाद मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि एक ऐसे राइटिंग की जो ना क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा।